हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इस रेगुलेटिंग एक्ट की क्या मुख्य विशेषताएं हैं? 1773 का विनियमन अधिनियम बहुत संवैधानिक महत्व का था, क्योंकि यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, और इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को भी मान्यता दी थी। बंगाल के कुशासन से पैदा हुई अराजक स्थिति ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए मजबूर कर दिया। इससे कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की घोर धांधली का पता चला। कंपनी इस समय वित्तीय संकट का भी सामना कर रही थी और ब्रिटिश सरकार को 1 मिलियन पाउंड के ऋण के लिए आवेदन किया था। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करना आवश्यक समझा और इसके लिए 1773 का विनियमन अधिनियम पारित किया। यह भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया पहला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। इसका उद्देश्य एक व्यापारिक कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता को हटाने की दिशा में एक पहला कदम था। अधिनियम ने एक नया प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने के लिए विशिष्ट उपाय भी प्रदान किए। कंपनी के कलकत्ता कारखाने के अध्यक्ष, जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, वो कंपनी के सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बम्बई और मद्रास के 2 अन्य राज्यपालों को उसके अधीन कर दिया गया, जिसके पास 4 सदस्यों की एक परिषद होनी थी। न्याय के प्रशासन के लिए अधिनियम ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा। रेगुलेटिंग एक्ट के दोष जल्द ही स्पष्ट हो गए। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग और उनकी परिषद के सदस्यों के बीच लगातार झगड़े होते रहे। सर्वोच्च न्यायालय भी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकी, क्योंकि इसके अधिकार क्षेत्र और परिषद के साथ इसके संबंध स्पष्ट नहीं थे। यह भी स्पष्ट नहीं था कि कौन सा कानून भारतीय या अंग्रेजी कानून का पालन किया जाए। इस अदालत में मुर्शिदाबाद के पूर्व दीवान महाराजा नंद कुमार और जाति के एक ब्राह्मण को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिस पर जालसाजी करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन भारत में इस तरह के अपराध के लिए एक ब्राह्मण को मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी। इस मामले ने बंगाल में काफ़ी सनसनी फैला दी। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के बाद भी कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण अस्पष्ट बना रहा। रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषताएं: इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया और उसकी सहायता से 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ होते गए। इसने कलकत्ता में 1774 में एक चीफ जस्टिस और अन्य 3 जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इस कंपनी के नौकरों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। अधिनियम का योगदान न्यायपालिका की संरचना में परिवर्तन। इस अधिनियम को एक ऐतिहासिक अधिनियम माना जाता है, क्योंकि इसने देश में न्यायपालिका की संरचना में बहुत सारे गतिशील महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस अधिनियम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए। पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। इस अधिनियम ने देश में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी। इस अधिनियम ने पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया, जिससे एक उचित न्यायिक प्रणाली और न्यायपालिका को एक हद तक विनियमित किया गया। पहली बार इंग्लैंड के विद्वान न्यायाधीशों को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के दोष: इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को बिना किसी वीटो शक्ति के प्रदान किया। उसकी परिषद के सदस्यों के बहुमत के फैसले से उन्हें ज़्यादातर समय खारिज कर दिया गया था। वह अपने सभी कार्यों के लिए निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदायी था और भारत में लाए गए प्रशासनिक निर्णयों के लिए भी उत्तरदायी था। प्रशासन की दुर्बलता: मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर अधीनस्थ थे,
और अंतिम शक्तियां गवर्नर के हाथों में ही थी। इस अधीनस्थ स्तरों पर प्रशासन की दुर्बलता और भ्रष्टाचार की निरंतरता को जन्म दिया गया। शक्ति के विभाजन का अभाव। फोर्ट विलियम्स के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रावधान स्पष्ट और दोषपूर्ण थे। इससे गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विभाजन को निर्दिष्ट नहीं किया। कंपनी के अधिकारियों का आचरण सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में था, जिसके परिणामस्वरूप गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के बीच तनाव था। अधिनियमन भारत के लोगों की स्थिति यह चिंता पर चुप था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व का भुगतान कर रहे थे। गवर्नर जनरल द्वारा भेजी गई रिपोर्टों की छानबीन करने में संसद अप्रभावी थी। निष्कर्ष। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का इसका निष्कर्ष यह रहा कि नियामक अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करने वाले सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा के साथ केंद्रीय प्रशासन और संसद नियंत्रण की प्रणाली को लाया। नियामक अधिनियम ने अपने सभी कृत्यों के लिए संसद के नियंत्रण में केंद्र सरकार की स्थिति को भी दर्शाया और केंद्र सरकार के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। तो धन्यवाद आज के सेशन के लिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।